सो हेलो गाइस, लेके आ चुके हैं आपके लिए एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो। इस वीडियो में जिन बच्चों का मैथ्स में बैक लग गया है या फिर मैथ्स जिन्होंने क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उनके लिए ये लेक्चर है। हम ऐसे लेक्चर लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं सेट से। सेट्स क्या होता है? सेट्स होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स। मतलब जो वेल डिफाइंड चीज़ें होती हैं, अगर उनका हम एक साथ लिख दें तो वो हमारा सेट कहलाएगा। जैसे कि अगर हम नेचुरल नंबर, जैसे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर इज़ कॉल्ड सेट। मतलब अगर हम नेचुरल नंबर को एक साथ लिख दें तो हमारा सेट हो जाएगा। पर अगर हम कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स इन IIT ऑनलाइन बैच इज़ नॉट अ सेट। अब ये सेट है क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक क्वालिटेटिव डाटा है, क्वांटिटेटिव डाटा नहीं है। आपको ये याद रखना है कि हम एक क्वांटिटेटिव डाटा का ही सेट बना सकते हैं। जैसे कि क्वांटिटेटिव डाटा का ही सेट बना सकते हैं। जैसे कि मोस्ट टैलेंटेड टीचर्स इन इंडिया, तो हम अरेंज नहीं कर सकते क्योंकि किसी को कोई अच्छी लगेंगी टीचर, किसी को कोई अच्छी लगेंगी। मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन इंडिया इज़ नॉट अ सेट। ये एक सेट नहीं हो सकता, क्योंकि हम कैसे एक वुमेन को डिस्क्राइब करेंगे कि वो ब्यूटीफुल है, मतलब उसको सेट में कैसे सुंदरता के उस पर अरेंज करेंगे। तो पर अगर हम इसको क्वांटिटेटिव में अरेंज कर देते हैं, मतलब जैसे अगर हम इसको कोई नंबर दे देते हैं, जैसे कोई वुमेन है, हमने वुमेन्स को नंबर दे दिए, जैसे किसी को 5 मार्क्स मिले, किसी को 6 मार्क्स मिले, तो हम नंबर वाइज उसको अरेंज कर सकते हैं, तो फिर वो सेट में आ जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। तो हमारा फाइनाइट सेट वो होता है जिसमें जो कार्डिनैलिटी होती है, मतलब वो काउंटेबल रहती है। इनफाइनाइट सेट वो रहता है जिसमें कार्डिनैलिटी हम काउंट ही नहीं कर सकते। कार्डिनैलिटी मैं बता दूं, जो नंबर सेट्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उनको कार्डिनैलिटी कहते हैं। तो अगर एक ए में 1 2 3 4 5 ये डिजिट्स हैं तो इसकी कार्डिनैलिटी 5 हो जाएगी, और ये एक फाइनाइट सेट है क्योंकि इसको हम काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट सेट, जैसे हम मान लीजिए कह दें नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट सेट हो गया ना, क्योंकि वो चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। तो और उसकी कार्डिनैलिटी हम नहीं काउंट कर सकते, इसलिए उसकी कार्डिनैलिटी भी इन्फिनिटी हो जाएगी। तो इसका फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल जैसे कि कुछ भी कर सकते हैं, नंबर नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 5, पर इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? सेट ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन इज़ इनफाइनाइट। जैसे अगर हम कोई प्लेन ले लें, जैसे इसमें हम ये ले लें, तो इसमें अगर हम कह दें कि इसमें कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, तो इसमें तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं ना, कहीं छोटा कहीं बड़ा, और इसमें तो हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स बना सकते हैं ना, तो इसलिए ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। फिर सेट के दो तरीके के रिप्रेजेंटेशन होते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म में, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में हम ऐसा सिंपल लिख देते हैं जो नंबर्स रहते हैं या फिर सेट के एलिमेंट जो रहते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि ऐसे लिखते हैं x, यहाँ पे हम डबल डॉट लगा सकते हैं या फिर एक लाइन भी खींच सकते हैं, x इज़ अ नेचुरल नंबर। यहाँ पे हम ये भी कर सकते थे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमारा ये सेट बिल्डर फॉर्म कुछ ऐसा होता है। फिर रोस्टर फॉर्म और ये सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म कैसे होगा? a इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 10, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? x इज़ द फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएंगे? 2 4 6 8 और 10। और यहाँ पे हम देखिए कैसे इसको और लिख सकते हैं, एक तो इस तरीके से लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 2x, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बिटवीन 1 से 5 तक। तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप ये दोनों एग्जांपल भी चेकआउट कर सकते हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर हम देखते हैं नल सेट या वाइड सेट या एम्प्टी सेट क्या होता है। नल सेट मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, वो नल सेट होता है। इस नल सेट को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? जैसे अगर हम कोई सेट है उसको इक्वल टू करली ब्रेसेस लगा के छोड़ दें तो हमारा नल सेट हो जाएगा, या फिर a इज़ इक्वल्स टू 5 लिख दें तो हमारा नल सेट हो जाएगा। पर अगर हम लिख देते हैं a इज़ इक्वल्स टू करली ब्रैकेट में 5, तो ये हमारा एम्प्टी सेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आ गया जो कि 5 हो जाएगा। फिर नल सेट का एग्जांपल क्या है? जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 डिफरेंट पैरेलल लाइंस में कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता ही नहीं है, तो ये नल सेट हो जाएगा। जैसे x
x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये रियल नंबर से नहीं, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन इज इक्वल टू 0 होता है, तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है ना, तो ये भी फाई हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। फिर अब बताते हैं आपको बिलोंग्स टू क्या होता है, सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है और पावर सेट क्या होता है। तो बिलोंग्स टू मतलब वो उससे बिलोंग कर रहा है, मतलब कि जो दिखता है, समझ लीजिए मोटा मोटा वही बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है। मतलब कि अगर ए में जो दिख रहा है वही ए से बिलोंग करेगा, मतलब ए से बिलोंग कर रहा है, 1 ए से बिलोंग कर रहा है, 2 ए से बिलोंग कर रहा है, 0 ए से बिलोंग कर रहा है, बी ए से बिलोंग कर रहा है। और इस तो बिलोंग्स टू हम कुछ ऐसा लगाते हैं। और डज नॉट बिलोंग्स टू, जैसे अब यहाँ पे सी ए का पार्ट नहीं है तो हम सी को क्या लिखेंगे, सी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। फाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए। फिर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम a इज़ इक्वल्स टू 1 कॉमा -1 और उसके अंदर ब्रैकेट में -2 3 और 5 लिखते हैं और लिखते हैं 3 डज नॉट बिलोंग्स टू a, तो मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि 3 हमारा a से बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि 3 a के अंदर नहीं है, 3 हमारा इन दोनों के अंदर है। तो हम क्या लिख देंगे, 3 बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट -2 3, और ये -2 3 a से बिलोंग कर रहा है, 3 a से नहीं बिलोंग कर रहा है, 3 इससे बिलोंग कर रहा है और ये पार्ट हमारा a से बिलोंग कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि बिलोंग्स टू का क्या मतलब होता है, कि जो दिखता है वही बिकता है, मतलब कि जो दिख रहा है वो बिलोंग कर रहा है। पहले तो हम बता देते हैं आपको कि सबसेट की कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब अगर कोई सेट है, जैसे ये ए सेट है तो ये खुद का सबसेट होगा। और नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब अगर आपका नल सेट है तो सारे सेट्स का सबसेट होगा। अब बताते हैं सबसेट्स निकालते कैसे हैं। नंबर ऑफ़ सबसेट्स निकालने का तरीका होता है कि अगर n a मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन a दिया हुआ है इज़ इक्वल्स टू m, मतलब अगर a की कार्डिनैलिटी दी हुई है तो अगर हम उसको 2 की पावर में चढ़ा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ़ उसके सबसेट्स हैं। तो जैसे कि a इज़ इक्वल्स टू 1 2 3, तो हम इसके 1 इज़ अ सबसेट ऑफ a, मतलब 1 a का सबसेट हो जाएगा, 2 a का सबसेट हो जाएगा, 3 a का सबसेट हो जाएगा, 1 2 a का सबसेट हो जाएगा, मतलब ये सारे इसके सबसेट हो जाएंगे। तो हम मान लीजिए इसमें 2 एलिमेंट्स हैं तो हम क्या कर देंगे, 2 की पावर 2 चढ़ा देंगे, तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 4। तो ऐसे ही हम सबसेट्स निकाल सकते हैं। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट होता है जिसमें वो खुद ना हो। प्रॉपर सबसेट क्या होगा, जिसमें वो खुद ना हो, मतलब कि 2 की पावर m-1, मतलब कि जो प्रॉपर सबसेट में जो है आपका सेट वो खुद ना हो, तो अगर उसे एक कम कर देंगे तो हमारा प्रॉपर सेट बन जाएगा। सिंपल सी बात है। और यहाँ मैंने सारे फार्मूले लिख दिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और बाय द वे मैंने ये PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए ताकि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे। फिर इसमें मैंने एक चीज़ ये नहीं बताई, नंबर ऑफ़ नॉन एम्प्टी सबसेट। नंबर ऑफ़ नॉन एम्प्टी सबसेट मतलब जिसमें फाई ना हो, और नंबर ऑफ़ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट जिसमें फाई ना हो और वो खुद ना हो। सिंपल। ये इतनी टफ चीज़ें आपसे पूछी नहीं जाएंगी, आपसे बहुत ही ज़्यादा इसमें बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी। अब बताते हैं सुपर सेट क्या होता है। सुपर सेट आप समझ लीजिए, जैसे हम क्या कहते हैं, A इज़ अ सबसेट ऑफ B कहते हैं ना, या फिर कहते हैं x इज़ ग्रेटर देन y, या कहते हैं y इज़ लेस देन x। तो हम क्या कर रहे हैं ना, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं। पर अगर हम राइट टू लेफ़्ट चले जाएं, जैसे हम कहते हैं b इज़ द सुपर सेट ऑफ a इज़ द, ऐसे मतलब कि जैसे एक्टिव पैसिव नहीं होता है, एक्टिव हम सीधा लिखते हैं, पैसिव को पलट के लिख देते हैं, तो वैसा ही है सुपर सेट। जैसे अगर हम लिखते हैं a इज़ सबसेट ऑफ b, तो हम अगर b की तरफ से पढ़ना चाहें तो उसको पढ़ेंगे कि b इज़ द सुपर सेट ऑफ a। जैसे कि क्योंकि a इज़ कंटेन्ड बाई b, जैसे a छोटा है और b बड़ा है, मतलब b के प्रीमाइसेस के अंदर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लेके आ चुके हैं आपके लिए एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सो इस वीडियो में हम मैथ्स पढ़ेंगे क्वालिफायर की।
तो हम पॉलिनॉमियल हम इसके 4-5 वीडियोस में पूरा क्वालिफायर ख़त्म कर देंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो बहुत बोरिंग भी हो जाएगा। तो हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताते हैं कि आपको क्या पढ़ना है और उसके क्वेश्चंस बताते हैं, क्योंकि उसी में से पॉलिनॉमियल से ही आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके आ जा रहे हैं पॉलिनॉमियल से ही। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिनॉमियल से। तो हमारे पास यहाँ पे एक पॉलिनॉमियल गिवन है, तो अब आपको इसमें पता होना चाहिए कि इसका लीडिंग टर्म, लीडिंग कोफिशिएंट, डिग्री और कांस्टेंट टर्म कैसे निकालते हैं। तो हमारा लीडिंग टर्म वो होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री होती है, जो इस इक्वेशन को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट 3x की पावर 6 करेगा, क्योंकि इसकी पावर 6 है। तो लीडिंग टर्म हमारा वो हो जाएगा जिससे हमें लीडिंग टर्म हमारा वो हो जाएगा जिसकी हाईएस्ट डिग्री होगी। फिर चलते हैं हम सीधे लीडिंग कोफिशिएंट की तरफ। तो लीडिंग कोफिशिएंट हमारा वो होगा जो हाईएस्ट पावर के आगे लिखा होगा, जैसे ये x की पावर 6 हाईएस्ट पावर है, इसके आगे जो लिखा होगा डिजिट वो हमारा लीडिंग कोफिशिएंट होगा। और इसका मतलब आपको साइन के साथ इसको कंसीडर करना है। और इसकी डिग्री निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि हाईएस्ट पावर क्या है। तो जो हमारी हाईएस्ट पावर होती है ना, वही हमारी डिग्री होती है। तो फिर अब चलते हैं कांस्टेंट टर्म की तरफ। तो कांस्टेंट टर्म जो चीज़ बदले ना, क्योंकि इसमें कोई x तो है नहीं, इसमें आप कुछ भी करेंगे ये बदलेगा नहीं, तो इसलिए इसका कांस्टेंट टर्म -6 हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो आप एक चीज़ यहाँ पे याद कर लीजिए कि अगर डिग्री आपकी इवन होगी तो जो कर्व होगा वो बाउंस हो जाएगा, और अगर डिग्री ऑड होगी तो वो क्रॉस हो जाएगा। मैं इसे समझाता हूँ ग्राफ की मदद से। अगर हमारी ये डिग्री जैसे मान लीजिए इवन है तो ये हमारी बाउंस हो जाएगी। मान लीजिए ऐसे आ रही है तो ये यहाँ से ये वापस लौट जाएगी, बाउंस हो जाएगी। और अगर यही हमारी डिग्री ये ऑड होगी तो हमारा ये ग्राफ कुछ ऐसा होके निकल जाएगा, फिर यहाँ कहीं से जहाँ भी नेक्स्ट पॉइंट होगा वहाँ से उठेगा। तो ये चीज़ आप याद कर लीजिए, अभी आगे आपको और क्लियर हो जाएगा। फिर पॉलिनॉमियल कर्व, मतलब आप पॉलिनॉमियल कैसे पता करेंगे कि पॉलिनॉमियल का कर्व है। देखिए वो कर्व बहुत ही स्मूथ होना चाहिए, स्मूथ इन द सेंस कि आपका वो कहीं पे भी बहुत शार्प टर्न्स ना हो, कॉन्टीन्यूअस हो, होल्स ना हो, कॉर्नर्स ना हो। जैसे कि ऐसे है तो ये यहाँ पे जैसे ये बहुत शार्प टर्न बन गया है, ऐसे एकदम से शार्प टर्न ना हो, और कहीं से डिसकंटिन्यूअस ना हो। जैसे हमने यहाँ से ऐसे ग्राफ बनाया तो यहाँ से छोड़ के अब इधर से आ रहा है ग्राफ, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आप बिना पेंसिल उठाए उसको बना दें और उसमें कोई शार्प टर्न्स ना हो और कोई कॉर्नर्स ना हो, तो एक पॉलिनॉमियल कर्व हो जाएगा। फिर चलते हैं हमारे इस कॉन्सेप्ट की तरफ। तो ये देखिए आपको ये 2 पेजेस हैं, इसको आपको बाय हार्ट याद कर लेना है। इस पर मैं डबल टिक लगा दे रहा हूँ, और ये PDF मैं टेलीग्राम पे अपने शेयर कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। तो अगर आप यहाँ तक आ गए इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। और ये थंबनेल दिख रहा होगा आपको, हमने CT का भी अपलोड कर दिया है फर्स्ट पार्ट, तो आप जाके देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हम क्वालिफायर की पूरी तैयारी करवाएंगे, तो इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई अपडेट्स मिस ना। तो हम अब आते हैं एंड बिहेवियर की तरफ। तो अब बताते हैं आपको एंड बिहेवियर कैसे निकालें। तो अगर हमारी जो डिग्री है, अभी हमने आपको बताया पीछे की कैसे निकालना है। अगर हमारी डिग्री जो है ऑड है और हमारा an लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो हमारा अगर पॉजिटिव है, तो अगर हम x को इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे तो y भी हमारा इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। और अगर x को हम माइनस इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे तो हमारा y भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। या आप ग्राफ भी इसको आप स्पेसिफिक ग्राफ की तरह यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि जो ऑड होगा an ग्रेटर दैन 0 और ये कंडीशन फुलफ़िल हो रही होंगी, उसका ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा, मतलब कि एंड बिहेवियर उसका ऐसा ही होगा। और अगर an लेस दैन 0 है, मतलब कि an जो आगे मान लीजिए जैसे 3x की पावर 6 था तो इसमें 3 पॉजिटिव था, पर अगर 3 माइनस 3 हो जाए, an लेस दैन 0 हो जाए, तो फिर क्या होगा। अगर हमारा an लेस दैन 0 हो जाएगा तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, मतलब इसी का जस्ट मिरर इमेज बन जाएगा। और इसमें अगर x इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे तो y हमारा माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और अगर x माइनस इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे तो y हमारा इन्फिनिटी की तरफ ले जाएगा।
तो अब चलते हैं कि अगर डिग्री इवन हो, अगर हमारी डिग्री इवन होगी तो हम क्या करेंगे। अगर हमारी डिग्री इवन हो और ए एन उसका ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब जो हमने 3x⁴ बताई थी तो उसमें डिग्री हमारी 6 थी, तो वो हमारी इवन हो जाएगी। इसमें मान लीजिए कि हमने यहाँ -3x⁴ कहा नहीं, तो इसको 7 मान लीजिए, क्योंकि तभी तो डिग्री से ऑड होगी। तो अगर यहाँ पे इवन डिग्री होगी, यहाँ पे अगर इवन डिग्री होगी और जो लीडिंग टर्म है, जैसे यहाँ पे 3x⁴ हम 6 ले लेते हैं, तो इसमें जो ये चीज़ है ये अगर ग्रेटर देन ज़ीरो होगी तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और इसमें अगर आप x को इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे तो y भी हमारा इन्फिनिटी जाएगा, और अगर x को आप -इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे तो y हमारा इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। और अगर a n हमारा लेस देन ज़ीरो होगा तो x हमारा इन्फिनिटी की तरफ जाएगा और y -इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और हमारा x अगर -इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे तो y हमारा -इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा। फिर अब चलते हैं इसका आपको क्वेश्चन बताने के लिए। तो इसमें इस क्वेश्चन से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या चीज़ कैसे करना है। तो पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसका आप डिग्री बता सकते हैं क्या मुझे? हाँ, तो इसकी डिग्री 3 होगी और इसकी डिग्री भी 3 होगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसकी 3 है, और इसका an पॉजिटिव है, इसका भी an पॉजिटिव है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें हमें कह रहा है कि अगर हम क्या px + q अगर हम इन दोनों का सम कर दें और इसको इन्फिनिटी ले जाएं तो x क्या हमारा -इन्फिनिटी जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। पहले हम px + qx कर देते हैं, तो और इसको हम इक्वल टू y ले लेते हैं, तो हमारा नया जो पॉलिनोमियल का इक्वेशन है वो ये बन जाएगा। ठीक है, वो ये बन जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं, अब हम इस पे चेक करेंगे। इसका हम देखेंगे कि an हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो है पहले तो, और डिग्री हमारी ऑड है, डिग्री हमारी ऑड है। और इसमें क्या कह रहा है आपसे कि x हमारा -इन्फिनिटी जा रहा है। तो अगर हमारा x -इन्फिनिटी जाता है और ऑड भी है और an ग्रेटर देन ज़ीरो है तो हमारा y भी वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाता है, पर इसमें y को इन लोगों ने पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ ले गया है, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। px - qx टेंड्स टू -इन्फिनिटी। तो हम वही सेम काम करेंगे। हम क्या करेंगे इस बार कि px - qx निकालेंगे। तो px - qx इज इक्वल्स टू y आ जाएगा हमारा, और y इज इक्वल्स टू हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर अगर हमारी डिग्री, हम यहाँ से देख लेते हैं कि हमारी डिग्री क्या है। तो हमारी डिग्री यहाँ पे इवन है। ये देखिए यहाँ पे हमारी डिग्री जो है इवन है क्योंकि 2 है, और an हमारा लेस देन ज़ीरो है क्योंकि आगे नेगेटिव का साइन लगा हुआ है। तो जब डिग्री इवन हो और an लेस देन ज़ीरो हो तो क्या होता है हमारा x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो y टेंड्स टू -इन्फिनिटी। और यही चीज़ इसमें लिखी हुई है कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी तो y टेंड्स टू -इन्फिनिटी। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ ये बताता हूँ कि आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि MCQ लिखा है कि MSQ लिखा है, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा। जैसे आपको यहाँ एक करेक्ट ऑप्शन मिल गया, तो अब कुछ लोग होंगे कि नेक्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे, कुछ लोग होंगे नहीं करेंगे, पर आपको किस केस में करना है और किस केस में नहीं करना है। जैसे यहाँ पे अगर आप इस पे टिक कर दिए और किसी और पे भी टिक हो रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि इसमें कोई एक और करेक्ट ऑप्शन हो, तो आप ये दोनों चेक कर लीजिए। पर जब एक ही में क्लिक हो रहा है, आपने इसमें क्लिक किया तो इससे टिक हट गया, तो आप समझ जाइए कि इसमें एक ही करेक्ट ऑप्शन है। तो ये भी एक तरीका है। तो ये था हमारा पार्ट 1। अब हम इसका पार्ट 2 जल्दी ही बनाएंगे, तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि ऐसे वीडियोस के अपडेट कभी मिस ना हो। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई हों, क्योंकि इसमें बहुत एफर्ट लगता है बनाने में वीडियोस, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लेके आ चुके हैं आपके लिए वीक 2 के ग्रेडेड असाइनमेंट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं अब सीधे सोल्यूशन की तरफ। तो यहाँ हमें ये बर्ड की इक्वेशन दी हुई है और हमारी बर्ड की इक्वेशन ये है। फिर इसे हम y = mx + c के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसको लिखने के बाद हमारा कुछ ऐसा आ जाता है।
फिर इसके बाद हम यहाँ से स्लोप निकाल सकते हैं, तो हमारा स्लोप 3 आ गया है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एरोप्लेन का हम स्लोप निकालेंगे। फिर हमें एरोप्लेन ये बताया गया कि उसके 2 पॉइंट्स दिए गए हैं 0,0 और 4,12, तो उससे हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं। तो m2 स्लोप वाले फार्मूले से y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 से हमने उसका भी स्लोप निकाल लिया। फिर हम देखेंगे कि m1 और m2 का स्लोप बिल्कुल इक्वल है, और जब दो लाइन के स्लोप इक्वल होते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो दो लाइनें पैरेलल हैं। तो इसका मतलब ये कभी टकराएंगे नहीं और ये दोनों पैरेलली चलेंगी। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा नया क्वेश्चन, आप इसे देख लीजिए। फिर चलते हैं सीधे सोल्यूशन की तरफ। फिर आइए चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो इसमें हमें दिया है कि रेडियस इसका इंक्रीज हो रहा है 0.2 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हमने साइन पॉजिटिव लिया है। और टाइम कितने टाइम बाद हमें बताना है, तो 25 सेकेंड बाद हमें बताना है, और हमें इसमें निकालना है a बाई पाई क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा फाइनल रेडियस हो जाएगा उसे हम अगर इंक्रीज रेट ऑफ इंक्रीज को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी फाइनल रेडियस आ जाएगी। फिर उसके बाद हम एरिया इसका निकाल लेंगे। एरिया हमें पता ही है कि पाई आर स्क्वायर होता है, तो ईजिली हम एरिया निकाल लेंगे। फिर एरिया निकालने के बाद अगर हम एरिया को पाई से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, और यही हमारा एक्चुअल आंसर है। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, आप इसे देख लीजिए, पॉज करके पढ़ लीजिए। फिर चलिए चलते हैं नए सोल्यूशन की तरफ। तो चलिए चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो इसमें हमें एक इंसिडेंट रे दे रखी है और इसे रिफ्लेक्टेड रे दे रखी है, और इसमें हमें इन दोनों रेस का हमें इक्वेशन निकालना है। तो हमें यहाँ पे गिवन है कि ये अल्फा एंगल और ये अल्फा एंगल बिल्कुल इक्वल है। तो अभी हम निकालते हैं ए बी की स्लोप। तो ए बी की स्लोप निकालने के लिए हम सिंपली y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 का सिंपली फार्मूला लगा देंगे, तो ए बी की स्लोप निकल आएगी। ऐसे ही सेम टू सेम हम बी सी की स्लोप निकाल लेंगे। हमें पता है कि एक की स्लोप अगर tan थीटा होगी तो दूसरी की माइनस tan थीटा होगी। तो इसी हिसाब से अगर हम दोनों की स्लोप को इक्वल कर दें और m2 की स्लोप पे अगर हम माइनस साइन लगा दें तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमारी जो x की वैल्यू मिली है, इसे अगर हम m1 और m2 में अगर पुट कर दें तो हमें स्लोप मिल जाएगी। फिर अगर जब हमें स्लोप मिल जाएगी तो उससे हम इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रे m पुट करके y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन फार्मूला लगा के हम प्रॉपरली इक्वेशन निकाल सकते हैं। फिर उस इक्वेशन में से अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारा ऑप्शन मैच कर जाएगा। फिर अगर हम इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे की बात करें तो इसमें भी वही करेंगे, इसमें y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन रख देंगे। फिर ये 5/3 इसका m था, तो इसकी इक्वेशन ये आ जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सॉल्यूशंस का पीडीएफ है ये मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, आप इसे पॉज करके पढ़ लीजिए। अब चलिए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो ये रहा हमारा सोल्यूशन। इसमें मिग 21 की हमें स्लोप दे रखा है और इसका स्लोप -1 हो जाएगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो अब देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ मिग 21 क्या होगी। तो मिग 21 के हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो इसमें हम y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन वाला फार्मूला लगा के हम इसका प्रॉपरली इक्वेशन निकाल लेंगे। फिर अगर हम इक्वेशन ऑफ ट्रम्प जो मिसाइल है उसकी देखें तो उसका हमें एक कोऑर्डिनेट और हमें स्लोप दी है, तो यही चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं एक इक्वेशन निकालने के लिए। तो इसमें भी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन वाला फार्मूला लगा देंगे, तो सिंपली हमारा ये भी इक्वेशन निकल के आ जाएगा। फिर हमें कहा गया है कि ये जिस पॉइंट पे आपस में भिड़ेंगी उससे ओरिजिन तक का डिस्टेंस निकालना है। तो हम इंटरसेक्शन पॉइंट इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल जाएंगे x और y। तो अगर जब हमें इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल जाएंगे तो फिर हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के हम ओरिजिन और उस पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट का हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो हमारा डिस्टेंस ये आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर होगा। फिर चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, तो आप पॉज करके इसे पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ट्राइंगल गिवन है जिसमें हमें L1, L2 और L3 की इक्वेशंस गिवन है, और इसमें हमें पूछा है कि इसका पेरीमीटर क्या होगा।
तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ करके उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे। वो तो आपको आता ही होगा, हम इसे साइमल्टेनियसली या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू लगा सकते हैं। तो अगर हम 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो हमारा a -6, 6 आ जाएगा, और अगर हम 2 और 3 को सॉल्व करेंगे तो हमारा b -2, 0 आ जाएगा। और अगर हम 1 और 3 को अगेन सॉल्व करेंगे तो हमारा c जो है वो 0, 2 निकल के आ जाएगा। फिर हमें पता है कि अब हम इजीली निकाल सकते हैं पेरीमीटर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ए बी में हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि अब हमें कोऑर्डिनेट्स तो पता ही हैं ए बी और सी के, तो इसलिए हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। फिर हम इससे ए बी, बी सी और सी डी के हम जो है डिस्टेंस निकाल लेंगे। फिर पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है कि सभी साइड्स का सम, तो हम सभी साइड्स का सम निकाल लेंगे। तो ये सभी साइड्स का सम रफली 17.25 यूनिट्स, मतलब रफली क्या एग्जैक्टली 17.25 यूनिट्स आ रहा है। तो यही है इसका आंसर। तो चले चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो अब सीधे चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो ये रहा हमारा सोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि हमें 3 लाइंस की इक्वेशंस दी हैं, दैट इज़ L1, L2 एंड L3। फिर इसमें हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, ये आपको बनाना पड़ेगा। ये ट्रायंगल है ABC मार्किंग के साथ। तो इसमें हमको पूछा है कि इसका पूरे का पेरीमीटर कितना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि L1, L2 और L3 की हमें इक्वेशंस दी हैं। तो हम इसे क्या करेंगे कि पहले L1, L2 को सॉल्व करके एक इक्वेशन निकाल लेंगे। ये आप साइमल्टेनियसली या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। इतना आपको आता होगा। आप A, B और C का हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेना है। अगर हम 1, 2 को सॉल्व करेंगे तो A का इंटरसेक्शन पॉइंट -6, 6 आ जाएगा, और अगर हम 2 और 3 को सॉल्व करेंगे तो B का इंटरसेक्शन पॉइंट -2, 0 आ जाएगा, और अगर 1 और 3 को सॉल्व करेंगे तो C का इंटरसेक्शन पॉइंट 0, 2 आ जाएगा। फिर हम डिस्टेंस फार्मूला देखें। डिस्टेंस फार्मूला हमारा होता है अंडर रूट में y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। वो वाला फार्मूला हम लगा के ए बी का वैल्यू, बी सी का वैल्यू और सी डी का वैल्यू निकाल लेंगे। हमारा ए बी का वैल्यू √52 आएगा, बी सी का वैल्यू हमारा √8 आएगा, और सी डी का वैल्यू हमारा √52 आएगा। तो अगर हम इन तीनों को प्लस कर देंगे, आपको पता होगा कि पेरीमीटर हमारा होता है कि अगर हम सारे साइड्स का सम निकाल दें तो वही हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। तो पेरीमीटर हमारा अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 17.25 यूनिट्स आएगा। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब चलिए चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली पैरेलल लाइंस की इक्वेशंस दी हैं, और उसने कहा है कि C1 + C2 की हमें वैल्यू आप फाइंड करके दीजिए, क्योंकि इसमें C1 C2 की वैल्यू मिसिंग है। तो और इसमें हमें इन पैरेलल लाइंस का बीच का डिस्टेंस भी गिवन है, दैट इज 4। तो चलिए अब चलते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। तो इसमें हम पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला लगा देंगे। ये पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दी है, आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। इसमें अगर 2 लाइंस पैरेलल होती हैं तो हम फार्मूला लगाते हैं मॉड में C1 - C2 अपॉन अंडर रूट में A² + B²। और हम क्वेश्चन में एक और डेटा गिवन है कि C2 हमारा C1 से बड़ा है और ये 0 से बड़ा है। मतलब इतना तो पता चल गया कि आंसर नेगेटिव नहीं आने वाला, क्योंकि C2 मतलब आंसर नेगेटिव आने वाला है, क्योंकि C2 हमारा अगर C1 से बड़ा होगा, C2 अगर हमारा C1 से बड़ा होगा तो आंसर हमेशा नेगेटिव आने वाला है। तो मॉड की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो कभी बाहर नेगेटिव नहीं निकालता है। तो इसलिए हम बाहर नेगेटिव लगा देंगे ताकि ओवरऑल हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो इसमें हम बाहर माइनस से खोलेंगे C1 - C2। फिर हम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा C1 - C2 इज इक्वल टू -20 आ चुका है। फिर इसमें हमें एक पॉइंट दिया है और एक लाइन दी है, तो उसके बीच का हमें मिनिमम डिस्टेंस गिवन है। मिनिमम डिस्टेंस हमें गिवन है, और तो इसका भी फॉर्मूला मैंने नोट्स कॉपी में दे दिया है। तो इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा 6 हो जाएगा। इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, और इक्वेशंस के x1 की जगह हम जो पॉइंट है जिससे हमें डिस्टेंस निकालना है वो रख देंगे, और y1 की जगह y कोऑर्डिनेट रख देंगे। तो इससे हमें C1 की वैल्यू मिल जाएगी। जब हमें इसे C1 की वैल्यू मिल जाएगी तो हम इसे अपने C1 - C2 जहाँ हमारा आया था यहाँ पे अगर हम C1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें C2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारे C1 की वैल्यू 12 हो जाएगी, C2 की 32, और अगर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर जो है वो 44 आ जाएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सॉरी टू इंटरप्ट यू गाइस, बट ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको हैंड रिटन नोट्स और कई सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी जिसमें फार्मूला एक साथ लिखा है, या फिर आप उसे फार्मूला शीट भी कह सकते हैं। और आईआईटी मद्रास रिलेटेड कोई भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन रहती है तो हम इसमें फटाक से अपडेट कर देते हैं। और हमारे आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो भी हमें वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सपोर्ट अस एंड ज्वाइन आवर ग्रोइंग कम्युनिटी। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। चलते हैं अब इसके सोल्यूशन की तरफ। तो इसमें हमें एक पैरेललोग्राम दिया है जिसकी ए साइड गिवन है, बी साइड गिवन है, सी साइड गिवन है और डी साइड गिवन है। तो बेसिकली इसमें हमें डी साइड निकालनी है ए बी और सी के रिस्पेक्ट में, मतलब ए बी और सी के फॉर्म में हमें इसकी डी साइड निकालनी है। तो आप जानते होंगे कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो अपोजिट साइड का वेक्टर मतलब ए बी वेक्टर और डी सी वेक्टर हमारा इक्वल हो जाएगा। और अगर आप वेक्टर की थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं तो अगर हमें ए बी वेक्टर निकालना है तो उसे हम ओ बी माइनस ओ ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमने ए बी वेक्टर निकाल लिया। ए बी वेक्टर को हमने x2 माइनस x1 लिख के, फिर उसके बाद ऐसे ही हमने डी सी वेक्टर ए बी वेक्टर का y कोऑर्डिनेट भी निकाल लिया, y2 माइनस y1। ऐसे हम डी सी वेक्टर का भी निकाल लेंगे। फिर चलिए चलते हैं। फिर चूंकि इसमें ए बी वेक्टर और डी सी वेक्टर हमारा इक्वल था तो हम इन दोनों को ए बी वेक्टर और डी सी वेक्टर को इक्वेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इक्वेट कर दिया है। इक्वेट करने के बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट है हम उसको अलग अलग इक्वेट करके हम उसको अलग अलग इक्वेट कर सकते हैं। फिर जब हम इन्हें अलग अलग इक्वेट कर लेंगे और हम यहाँ से x4 को हम यहाँ से फ्री कर लेंगे और यहाँ से हम y4 को फ्री कर लेंगे। यहाँ पे ये सॉरी 4 था, यहाँ y लिख गया है। यहाँ x4 को हम अलग कर लेंगे, यहाँ y4 को अलग कर लेंगे और हम फिर देख लेंगे कि हमारा कौन सा क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन इसमें मैच कर रहा है। फिर ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा जो कि ऑप्शन 2 है। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं अब इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। तो इसमें हमें बेसिकली एसएससी सम स्क्वायर एरर कैलकुलेट करना है। तो सम स्क्वायर एरर कैलकुलेशन का फॉर्मूला आप जानते ही होंगे। इसमें अगर प्रेशर दिया है तो इसका मतलब पी एक्चुअल माइनस पी प्रिडिक्टेड का होल स्क्वायर और इसका सम टोटल हमें सम स्क्वायर एरर देगा। तो जो स्टूडेंट ए है उसका अगर हम पी प्रिडिक्टेड निकालें तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी से ही पी इज इक्वल्स टू 8.3 क्योंकि वो 8.3 निकाला गया है और टी जो टेम्परेचर गिवन है और ये 16.6 जो प्रेशर है। तो इसका हमें 0.5 इंटू टी, तो इसमें हम टी रखते जाएंगे और हमें पी प्रिडिक्टेड मिलता जाएगा। फिर हम जब पी प्रिडिक्टेड को इस फॉर्मूले में रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो हम जब इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, माइनस करके स्क्वायर करके उसका सम निकाल लेंगे तो हमें इसका आंसर आएगा 19। और ऐसे ही सेम टू सेम अगर हम बी के लिए करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18। और इससे हमें ये पता चलता है कि बी जो है बेटर फिट हो रहा है ए से और एसएससी जो कैलकुलेट किया गया है बी का वो 18 है। तो इसके दो ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि जो हाईवे बना रहा है कंस्ट्रक्टर उसको फुल अथॉरिटी है कि वो इन 3 गांव के कोऑर्डिनेट जो गिवन है इसमें से भी कोई एक गांव चुन के उसको नेशनल हाईवे से कनेक्ट कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम आपको एक ग्राफ दिखाते हैं। तो ये रहा हमारा ग्राफ। इस ग्राफ में आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो बी पॉइंट है वो हाईवे के सबसे पास है, तो जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड आएगा वो बहुत कम आएगा, इसलिए वो कंस्ट्रक्टेड पॉइंट बी को चूज करेगा। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में ये जो डाटा गिवन है ये एक जिम ट्रेनर ने मतलब लोगों का वेट लॉस करा के निकाला है। तो इस डेटा के हिसाब से अगर एक आदमी है जो 100 किलो का है और जो 72 केजीज पे आना है तो उसे कितना टाइम लगेगा, और ये हमें कैलकुलेट करना है मंथ में। और इसमें गिवन है कि एक मंथ में सिर्फ 30 दिन है, मतलब ये नोट में हमें गिवन है। तो चलिए चलते हैं अब इसके सोल्यूशन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में जो आदमी को टोटल वेट लॉस करना है वो 28 केजीज करना है और अगर हमें टाइम निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल वेट लॉस अपॉन रेट ऑफ वेट लॉस। तो हमें जो टोटल वेट लॉस है वो 8 केजीज है और जो हमें रेट गिवन है वो 8 का रेट गिवन है।
तो अगर हम इस हिसाब से जाएं तो टाइम हमारा 3.5 मंथ्स लगेगा, और हम इसे अगर डेज में कन्वर्ट कर दें तो ये हमारे 105 डेज के इक्वल हो जाएगा। तो ये था हमारे क्वेश्चन का सल्यूशन। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सल्यूशन की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब सीधे चलते हैं इस क्वेश्चन के सल्यूशन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जो बर्ड का इक्वेशन है वो 2y माइनस 6x इज इक्वल टू 6 है। तो इसे हम y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में ले आएंगे और फाइनल इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी। और इसमें हमें वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ प्लेन और बर्ड कोलाइड कर सकते हैं। तो जो इक्वेशन ऑफ प्लेन की हम निकाल लेंगे। तो प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें एक पॉइंट और एक स्लोप गिवन है, जो मैंने पहले भी बताया है कि हमें अगर एक इक्वेशन निकालना है तो उसके दो चीज़ हमें ज़रूरी हैं, या फिर 2 पॉइंट चाहिए या फिर एक पॉइंट एक स्लोप चाहिए। तो इसमें एक पॉइंट और एक स्लोप है, तो इसमें हम y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो इससे हमें y इज इक्वल टू 2x मिल जाएगा। फिर हम सब्स्टिट्यूशन से y इज इक्वल टू 2x यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जब हम y इज इक्वल टू 2x यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू -3 और हम y की वैल्यू भी इसे निकाल लेंगे तो हमारी y की वैल्यू -6 आ जाएगी। तो हमारा जो पॉइंट जिस पे ये कोलाइड करेंगे वो -3, -6 होगा। तो इन दोनों पॉइंट्स का हमें सम पूछा है, तो इसका अगर हम सम निकाल देंगे तो हमारा अल्फा प्लस बीटा -9 के इक्वल आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब चलते हैं सीधे इसके सोल्यूशन की तरफ। तो ये रहा हमारा सोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में हमें एम एन और ओ का हमें एरिया निकालना है। तो इसमें कहा गया कि एक ट्रायंगल है ए बी और सी के नाम से, जिसका अगर ए सी का देखें तो वो उसको एन 3:2 में डिवाइड करता है और m 3:1 में डिवाइड करता है। और जो पॉइंट O है वो C और B का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी। अब हमें अगर इसका वो निकालना है, एरिया निकालना है, तो हमें तीनों कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। तो अभी हमें तीनों कोऑर्डिनेट्स पता नहीं है। तो हम अगर इस पे देखें कि अगर हम इस पे n पे सेक्शन फार्मूला लगा दें, अगर हम पहले m से शुरू करते हैं तो इसमें कहा गया है कि जो है m ए बी को 1:3 में डिवाइड करता है। तो हम इसमें m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 फार्मूला लगा के m का हम पॉइंट निकाल लेंगे। हम m पॉइंट निकाल लेंगे तो हमारा m पॉइंट ये आ जाएगा। तो हमारा m पॉइंट ये आ गया है। फिर उसके बाद ऐसे ही m n के लिए निकाल लेंगे। n के लिए हमारा आ जाएगा -1, 1 और हमें पता है कि o हमारा BC का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फार्मूला आप जानते ही होंगे, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो इससे हमारा o कोऑर्डिनेट निकल आएगा। फिर उसके बाद आप समझदार हैं, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला फटाक से हम लगा देंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला मैंने नोट्स में दे ही दिया है और हाँ यहाँ भी आप देख सकते हैं। और ये जो सोल्यूशन का PDF है ये इसे मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारा एरिया 1/2 और यहाँ पे पूरा 9 आ जाएगा। तो टोटल एरिया हमारा 4.5 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। तो ये था इसका आंसर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो इसमें हमें इक्वेशन जो L1 दिया है उसका हमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट गिवन है। तो हमारा x इंटरसेप्ट 2 है और y इंटरसेप्ट हमारा 3 है। तो इसे हम इंटरसेप्ट फॉर्म वाले रिप्रेजेंटेशन में हम अगर रख दें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। फिर इसे हम और सिंप्लीफाई कर ले तो ये एक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा और फिर हमें इसे y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिख लेना है। तो इससे हमारा स्लोप मिल जाएगा। कुछ लोग कहेंगे कि इसमें स्लोप का काम नहीं है, तो स्लोप का काम हमें अगले क्वेश्चन में पड़ेगा जो इसी से रिलेटेड है। फिर इक्वेशन 2 में भी हम ऐसे ही कर लेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म लगा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे भी वैसा इक्वेशन बन जाएगा और हमें स्लोप मिल जाएगा। और हमें पूछा है कि L1 L2 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो क्या होगा। तो अगर हम इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें x की वैल्यू है वो -10 मिल जाएगी और y की वैल्यू हम इसमें किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं x की वैल्यू, तो हमें y की वैल्यू -18 मिल जाएगी। तो हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा वो -10, -18 हो जाएगा।
फिर चलिए चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हमने अभी ऊपर m1 और m2 निकाले थे। m1 आया था 3/2 और m2 आया था हमारा 2। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो m1 m2, तो इसमें हम tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 इक्वल टू 2 रख देंगे और m1 इक्वल टू 3/2 रख देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/8 और हमारा tan थीटा ही हमारा स्लोप होता है, तो हमारा स्लोप इक्वल टू 1/8 आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब चलिए सीधे चलते हैं इसके सल्यूशन की तरफ। तो इसमें हमें बेसिकली पहले क्वेश्चन में एरिया ऑफ ए बी सी निकालना है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। इसमें आपको यही फार्मूला लगा देना है और ए बी सी जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको इस फार्मूले में पुट कर देना है। तो हमारा जो फाइनल एरिया आ जाएगा वो 2 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। फिर हमें दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें पी की सारी पॉसिबल वैल्यूज़ निकालनी है। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एरिया ऑफ ए बी सी है वो 4 टाइम्स है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी के। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम ए बी सी निकाल चुके हैं 2, तो एरिया ऑफ पी ए बी 1/2 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ पी ए बी हमें मिल चुका है, तो वो 1/2 है। फिर इसके बाद हमें यहाँ एरिया ऑफ पी ए बी हम फार्मूला लगा देंगे। हमें पी ए और बी कोऑर्डिनेट्स गिवन है और हम यही वाला फार्मूला लगा देंगे। और जब हम इस फार्मूले को 1/2 के इक्वल रखेंगे तो कुछ हमें ऐसा देखने को मिल जाएगा इक्वेशन के फॉर्म में। फिर यहाँ पे मॉड है तो इसे एक बार हम पॉजिटिव में खोल लेंगे और इसे एक बार नेगेटिव में खोल लेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें 1, इसमें हम अगर 1 डालेंगे तो हमें 1 माइनस 1, और इसमें अगर हम 1 डालेंगे तो 1 और 1 मिलेगा। तो ये हमारे ऑप्शन में मैच नहीं करेगा। अगर 1/2 डालेंगे तो -1/2 और 1/4 मिलेगा, तो ये भी हमारे ऑप्शन में नहीं है। और 3/2 अगर डालेंगे तो 3/2 भी हमारे ऑप्शन में मैच नहीं करेगा। पर अगर हम इसमें -1 डालते हैं तो हमारा x -1 और y 1 आ जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब इसके सल्यूशन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में भी हमें एसएससी ही निकालना है। तो चलिए चलते हैं इसके सल्यूशन की तरफ। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सल्यूशन। तो इसमें हमें एक इक्वेशन गिवन है और इसमें नंबर ऑफ आउटिंग्स गिवन है कि वो कितनी बार बाहर जाती है, और इसमें जो एक्चुअली वो स्पेंड कर रही है और ये जो प्रिडिक्टेड स्पेंड है वो ये है। इस इक्वेशन के हिसाब से इसमें हमने एक्स पुट किया और हमें वाई मिलता गया। तो इसमें हम एसएससी कैलकुलेट करने के लिए हमें इस फॉर्मूले को यूज़ करना पड़ेगा। तो हमें एक्चुअल स्पेंड माइनस करना पड़ेगा वाई डैश से और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम सभी के साथ ऐसा कर लेंगे तो हमें कुछ ऐसा डाटा मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं फिर जब हम इसे सबको सम कर लेंगे तो हमें सम स्क्वायर एरर S7 मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू पीपल। थैंक यू। ये हमें इक्वेशन दी हुई है पैराबोला की और हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और उन पॉइंट्स पे जो स्लोप है वो दिए हुए हैं। इसमें हमें कह रहा है कि हमें एक ही वैल्यू फाइंड करना है। तो अब चलिए चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो ये रहा हमारा सोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली इक्वेशन दी हुई है, पॉइंट दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे कि आपको पता है कि अगर आपको स्लोप निकालना है तो आप dy/dx करके निकाल सकते हैं इजीली। तो dy/dx इज इक्वल्स टू, हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे 2ax + b। तो ये हमारा स्लोप आ जाएगा। और अगर हम इसमें ये पॉइंट और इस स्लोप के इक्वल रख देंगे कि ये इसी पॉइंट का स्लोप है, तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी जो कि कुछ ऐसी दिखेगी। तो इसे हम इक्वेशन 1 मार्क कर लेंगे। फिर उसके बाद हमें दूसरा पॉइंट गिवन है और उसका स्लोप गिवन है। तो ऐसे ही हम dy/dx की जगह इसका स्लोप और x की जगह ये पॉइंट पुट कर देंगे तो हमें सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगी। और जब हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे तो हमें अपनी एक ही वैल्यू मिल जाएगी जो कि 12 है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
A class of 352 students are arranged in rows such that the number of students in a row is one less than thrice the number of rows. Find the number of students in each row. तो इस क्वेश्चन में हमें स्टूडेंट्स पता करने कि हर रो में कितने स्टूडेंट्स हैं। चलिए चलते हैं हमारे सोल्यूशन की तरफ। तो ये रहा इसका सोल्यूशन। तो इस सोल्यूशन में हम क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स को हम s मान लेते हैं और नंबर ऑफ़ रोज़ को हम r मान लेते हैं। तो हमारा s 3r-1 हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर अगर हम r और s को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे और s की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो जब हम s की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो उसको इक्वल टू 352 रख देंगे क्योंकि वो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। फिर इससे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी जो कि कुछ ऐसी दिखेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने के बाद इसका हम निकाल लेंगे रूट्स। इसका रूट्स हम निकाल सकते हैं कैसे भी, पर हम लोग धराचार्य मेथड से निकालेंगे, श्री धराचार्य फार्मूला से। तो फिर हमारा कुछ ऐसा सल्यूशन आएगा। फिर इसको हम एक बार पॉजिटिव खोलेंगे, एक बार नेगेटिव खोलेंगे। तो हम इसे पॉजिटिव खोलेंगे तो हमारा कुछ R11 आएगा और अगर हम इसे नेगेटिव खोल देंगे तो हमारा जो है R जो है परफेक्ट नंबर नहीं आएगा। तो R हमारा परफेक्ट नंबर आना चाहिए, मतलब एक नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो इसमें हम फिर R की वैल्यू पुट कर देंगे। फिर जब हम इसे R की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें S32 मिल जाएगा। और मैं बता दूं ये जो PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी विज़िट कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं अब इसके सोल्यूशन की तरफ। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 195. फाइंड द लार्जेस्ट नंबर अमंग देम। ये रहा इसका सोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को हमें निकालना है, जिसका हमें प्रोडक्ट 195 गिवन है और उसमें से हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना है। तो इसमें हम जैसे मान लीजिए 2, 3, 4, 5 है, तो 3 के बाद 5 एक ऑड नंबर है और ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ रहा है क्योंकि 3 में हमें 2 प्लस करना पड़ रहा है। तो हम अगर पहले नंबर को x मान रहे हैं तो दूसरे नंबर को x+2 मानना पड़ेगा। ये अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 195 मिलना चाहिए। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक बना लेंगे। फिर क्वाड्रेटिक से हम श्री धराचार्य फार्मूला से सॉल्व कर लेंगे। फिर हम यहाँ देख सकते हैं कि एक बार इसको हम पॉजिटिव लेंगे, एक बार इसको नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव लेने पे यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है जो कि पॉसिबल नहीं है। और यहाँ हम इसे x पॉजिटिव ही लेंगे तो x हमारा 13 आ जाएगा। इसमें लार्जेस्ट नंबर पूछा है तो लार्जेस्ट नंबर हमारा x+2 है, तो हम x में 13 रख देंगे तो हमें आंसर 15 मिल जाएगा। तो ये था इसका आंसर। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। द स्लोप ऑफ अ पैराबोला y is equals to 3x² minus 11x plus 10 at a point P is 7. Find y coordinates of P. अब चलिए चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो ये रहा इसका सोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और हमें एक पॉइंट P दिया है और उसका स्लोप दिया है। तो हम फिर से इसका dy/dx निकालेंगे। इसके dy/dx को हम 7 के इक्वल रख देंगे क्योंकि स्लोप हमें 7 दिया और P निकालना है। तो इससे हमें P का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा जो कि 3 है। फिर उसके बाद हम इस x कोऑर्डिनेट को हम अगर इक्वेशन में डाल देंगे तो ये y की इक्वल है तो हमें y मिल जाएगा। तो हमारा P.3,4 हो जाएगा और इसमें हमें P का y कोऑर्डिनेट पूछा था, तो P का y कोऑर्डिनेट हमें 4 पता चला। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें एक इक्वेशन दी है और इसमें हमें a b c की वैल्यू फाइंड करनी है और बताना है इसमें से कौन सी इक्वेशन सही है। तो चलिए चलते हैं अब इसके सोल्यूशन की तरफ। तो ये रहा हमारा सोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दी हुई है, एक पॉइंट दिया हुआ है और उस पॉइंट का स्लोप दिया हुआ है और एक हमें पैराबोला की वर्टेक्स गिवन है। तो वर्टेक्स हमें बताया -b/2a होती है। तो -b/2a को हम 3 के इक्वल कर देंगे तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। फिर हम देखेंगे कि स्लोप dy/dx करके हम स्लोप को 5 के इक्वल रख देंगे और x की जगह 2 रख देंगे क्योंकि ये इसी पॉइंट का स्लोप है। फिर हमें 2 इक्वेशन मिल जाएगी। फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम जब सॉल्व कर लेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी।
और अगर हम a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी, और c की वैल्यू के लिए हमें इस इक्वेशन में a b और x और y की वैल्यू रखेंगे तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। तो इतना काम आपका रहेगा कि आपको c की वैल्यू फाइंड करनी है, और जब c की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे तो आपको ये सल्यूशन मिलेगा। फिर एक क्वेश्चन सल्यूशन आपको ये भी सही रहेगा, क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें सेम यही इक्वेशन मिलेगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 2 व्हीकल्स हैं, उनको 48 किलोमीटर ट्रैवल करना है, सेम प्लेस जाना है मतलब उन्हें, और एक व्हीकल है वो ज़्यादा फास्ट है और 2 घंटे कम लेती है और उसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर से मोर है। तो अब इसमें हमें स्लोअर व्हीकल की स्पीड निकालनी है। तो स्लोअर व्हीकल की स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें जो कांस्टेंट वैल्यू गिवन है, वो मतलब जो वैल्यूज़ गिवन है उनको लिख लेंगे। तो हमें T1, अगर हम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फार्मूला लगा दें, और हमें T1 पता है क्योंकि 48/x हो जाएगा, और T2 48/x+4 हो जाएगा, क्योंकि दूसरी गाड़ी जो है वो x+4 मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा है। और अगर हम T1 माइनस T2 कर देंगे तो हमें 2 मिल जाएगा, क्योंकि ये 2 घंटा ज़्यादा ले रही धीरे वाली कार। तो 48/x माइनस 48/x+4 इज इक्वल्स 2। फिर जब हम इसे एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे तो हमें कुछ ऐसी इक्वेशन मिलेगी। फिर इस इक्वेशन से हमें 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे, जो कि -12 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। फिर आपको ये चीज़ पता होगी कि स्पीड हमारी नेगेटिव में मतलब हो सकती है। नेगेटिव में स्पीड सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड डिफाइन कर सकता है, स्पीड नेगेटिव में नहीं हो सकती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 8 हो जाएगा। स्लोअर स्पीड हमारी 8 हो जाएगी। और अगर हम फास्टेस्ट व्हीकल की बात करें, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अगर हम इसे 4 प्लस कर देंगे तो हमें 12 मिल जाएगा, जो कि हमारी फास्टेस्ट व्हीकल की स्पीड हो जाएगी। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू दी है, उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री गिवन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन x इक्वल टू 0 है, इज 9 है। व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो चलिए चलते हैं इसके सल्यूशन की तरफ। तो ये रहा इसका सल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम वैल्यू गिवन है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री गिवन है, और तो हम इसे वर्टेक्स फॉर्म में लिख लेंगे। वर्टेक्स फॉर्म में ये कुछ ऐसा दिखेगा। फिर हम क्या करेंगे कि इसमें हम 0 जब पुट करेंगे तो ये -9 के इक्वल हो जाएगा। तो हम x की जगह 0 पुट कर देंगे तो हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा। ये हमें वर्टेक्स फॉर्म में पुट करना है, आप ये याद रखिएगा। तो हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा, और 4a इज इक्वल टू -6 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे a -1.5 हो जाएगा। तो ये था इसका सल्यूशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा राम और श्याम का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के करेक्ट रूट्स क्या होंगे, क्योंकि राम ने मिस्टेक की है, सी गलत फाइंड किया है राम ने, मतलब सी गलत नोट किया है, और हमारे श्याम ने कोफिशिएंट एक्स का गलत नोट किया है। तो अब चलिए चलते हैं इसके सल्यूशन की तरफ। तो ये रहा हमारा सल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली राम ने मिस्टेक की है कि उसने सी को गलत नोट किया है। तो हम अगर सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है, तो सम ऑफ रूट्स हमारा b आ जाएगा -7 के इक्वल। और फिर हम इससे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल लेंगे। फिर हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 12 आ जाएगा। और हमें पता है a हमारा 1 है ही, क्योंकि उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लीडिंग कोफिशिएंट हमारा 1 है। श्याम का सम ऑफ रूट्स गलत आएगा, क्योंकि उसने एक्स के कोफिशिएंट्स को गलत नोट किया है, और इसलिए हम उसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को कंसीडर करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट उसका बिल्कुल सही आया है। तो हम क्या करेंगे कि इससे हम राम का हम ए और बी कंसिडर करेंगे, और सी श्याम का कंसिडर कर लेंगे। तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी।
फिर इसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम इसे स्प्लिट कर लेंगे तो हमें 2 क्वाड्रेटिक के रूट्स मिल जाएंगे, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1,6। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ से एक फ्लाइट जा रही है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करती है और वो टैंक के ऊपर गिर जाता है। तो इसमें पूछा है आपको पहला क्वेश्चन कि इसकी मैक्सिमम हाइट मिसाइल की क्या रीच हुई है, मैक्सिमम हाइट। तो अब चलते हैं इसके सल्यूशन की तरफ। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में हमें जो ये इक्वेशन दी हुई है इसका हम पहले तो वर्टेक्स फाइंड करेंगे, क्योंकि ये डाउनवर्ड पैराबोला है तो इसका वर्टेक्स ही इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा। तो इसका वर्टेक्स -b/2a हो जाएगा और इसका वर्टेक्स हमें 2 मिल जाएगा। तो इसका मतलब कि ये टाइम मतलब 2 सेकेंड में हाईएस्ट पॉइंट पे होगी। तो हम इक्वेशन में अगर हम 2 डाल देंगे तो हमें मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी। तो हम जब इस इक्वेशन में 2 डालेंगे तो हमें मैक्सिमम हाइट हमारी 72 मिल जाएगी। इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि टाइम कितना लगा मिसाइल को टैंक में लगने में। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें कि टाइम हमारा कितना लग रहा है सेकंड में मिसाइल जब टैंक को हिट कर रही है, फाइंड द टाइम इन सेकंड व्हेन द मिसाइल हिट्स द टैंक। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है ताकि आप हमारे ऊपर डिपेंड ना हो। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको ये जो इक्वेशन आपको गिवन है 80 स्क्वायर वाली -80 स्क्वायर वाली, इसको आपको 0 के इक्वल रख देना है। फिर आप जब इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी, जो कि इक्वेशन आपको हम PDF प्रोवाइड कर देंगे अपने टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको पूरी PDF मिल जाएगी। तो उस इक्वेशन में आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी उसके 2 रूट्स निकाल लेने हैं, फिर उसका पॉजिटिव वाला रूट ले लेना है जो कि हमारा 5 आएगा, वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें हमें टैंक की भी इक्वेशन गिवन है। तो इसमें कह रहा है कि फिर ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि अगर हमारा एयर डिफेंस सिस्टम ओरिजिन पे रखा है और वो एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है जिसकी इक्वेशन ये है, तो वो किस हाइट पे उस मिसाइल से टकराएगी। तो चलिए चलते हैं इसके सल्यूशन की तरफ। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सल्यूशन। तो बेसिकली इसमें हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो अगर हम इस इक्वेशन को 10t के इक्वल रख देते हैं तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी जो कि कुछ ऐसी दिखेगी। फिर इस इक्वेशन से अगर हम क्वाड्रेटिक धराचार्य फार्मूला से हम रूट्स निकाल लेंगे तो हमें इसका पॉजिटिव वाला रूट कंसीडर कर लेंगे तो हमें 4 सेकेंड मिल जाएगा। फिर हमें हाइट पता करनी है तो इसकी इक्वेशन 10t है, तो हम t में अगर 4 पुट कर देंगे क्योंकि हमें टाइम मिल चुका है तो हमारा ये 40 मीटर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा 40 हो जाएगा। फिर चलिए चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दी हुई है और ये इस वर्टेक्स फॉर्म वाले इक्वेशन से पास कर रही है और हमें इसमें a फाइंड करना है। तो ये भी बड़ा ही एक इजी क्वेश्चन है। अब चलते हैं इसके सल्यूशन की तरफ। तो ये रहा इसका सल्यूशन। तो हमें ये वर्टेक्स फॉर्म दी है, इससे हम इजीली पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो ये हमारा माइनस यहाँ पे है तो 7, -9 हो जाएगा। तो हमारा x की वैल्यू 7, y की वैल्यू -9 हो जाएगी। हम इसे इक्वेशन में पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 7 रख देंगे और इसको इक्वल टू -9 कर देंगे। तो हमारा 9a इज इक्वल्स टू -9 के इक्वल आ जाएगा। तो इससे हमारा a इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सल्यूशन हमारा -1 हो जाएगा। तो